फौजिया बेगम एयरपोर्ट पर खड़ी चादर के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी हुई उनकी बहू जैनब उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियां दे रही थी, मगर फौजिया के दिल को किसी तौर पर करार ना आ रहा था। आता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और जैनब का शोहर बासित आज लंदन जाने के लिए रवाना हो गया था। बासित लंदन ना जाता तो और क्या करता? पाकिस्तान की आमदनी में अब उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं हो रहा था। किराए का घर था और छोटे छोटे दो बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो अभी तक पढ़ाई ही मुकम्मल नहीं कर सका था। ऐसे में बासित का मामूली सी तनख्वाह में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तो उसके नसीब अच्छे थे कि वो अपने एक मुखलिस दोस्त की मदद से लंदन में कंपनी के वीजे पर जा रहा था। उसने सोचा था कि वो 2 साल में अच्छी रकम कमा कर घर भेजेगा और कुछ जमा कर लेगा, जिससे वापस आकर कारोबार करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से घराने में कैसी तबाही लाने वाला है। जैनब के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे थे। बाप के जाने का दुख उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। छोटा फैसल तो सिर्फ 3 साल का था। फैसल से सिर्फ 1 साल बड़ा हादी खामोश था। बासित को एयरपोर्ट से अंदर गए हुए काफी वक्त हो चुका था। फौजिया ने भी आखिर खुद को संभाल लिया था। वापस मुड़ते हुए उन लोगों ने पार्किंग का रुख किया जहां उनकी किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। बासित का छोटा भाई काशिफ गाड़ी को ड्राइव कर लेता था, इसलिए वो आगे बैठ गया। जैनब और फौजिया पीछे बैठ गई। जैनब के दोनों बच्चे भी उसी के साथ थे। वापसी के सारे रास्ते फौजिया ने जैनब से कोई बात नहीं की। जैनब तो सास की ये नापसंदीदगी तो उसी दिन से झेल रही थी जिस दिन बासित उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। फौजिया को शुरू से ही इस बात का कलक था कि बासित ने उसकी भांजी के मुकाबले में जैनब को क्यों पसंद किया, जो कि गैर खानदान से थी। मगर बासित ने कभी उनकी बात को अहमियत नहीं दी थी। वैसे भी अब वो बासित के सामने तो जैनब के साथ अच्छा रवैया रखती थी, लेकिन असल हकीकत तो जैनब ही जानती थी। बासित के घर से निकलते ही फौजिया बेगम ने जैनब की जिंदगी आजाब बना दी थी, मगर वो बेचारी मजबूर थी। घर वापस आते ही फौजिया बेगम ने उठते बैठते जैनब को सुनाना शुरू कर दिया। ना जाने कैसी बीवी लेकर आया है, हमारे तो घर में नहुसत आ गई है, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया है। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो जैनब का दिल खून के आंसू रोता, और जब वो बासित को शिकायत लगाती तो वो डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों जानिब से मलबा बेचारी जैनब पर ही गिरता। बासित को गए हुए 1 माह गुजर चुका था और वो बहुत जल्द अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजने वाला था। और आखिर वो दिन भी आ गया जब बासित ने पहली मर्तबा लंबी रकम पाकिस्तान भेजी थी। ये रकम उसने छोटे भाई काशिफ के अकाउंट में भेजी थी। उसने लाकर सीधा माँ के हाथ में थमा दी। फौजिया बेगम बार बार नीले नोटों को गिनती। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे उनके अपने हाथ में ही हैं। तभी अचानक फैसल को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती हुई जैनब ने ये मंजर देख लिया। अभी वो फौजिया से सवाल करने ही वाली थी कि ये रकम क्या बासित ने भेजी है। अचानक फौजिया ने उसे देख लिया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद रकम अपने घुटने के नीचे दबा दी। जैनब हैरत ज़दा रह गई मगर कुछ ना बोली। फौजिया ने फौरन अपने चेहरे के तासुरात सख्त करते हुए उसे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? सर में शदीद दर्द हो गया है, 1 कप चाय ही बना दो। उसके बाद रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज फरहत ने भी खाने पर आना है। फरहत उनकी छोटी बेटी का नाम था जो शादीशुदा थी। जैनब अपनी सास से रकम के बारे में पूछना चाहती थी। उसने अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना था और उसके लिए एडमिशन फीस दरकार थी, मगर उसकी हिम्मत ना हुई कि वो फौजिया बेगम से पैसों का सवाल करे। ऊपर से फरहत की आमद ने उसे मजीद टेंशन में डाल दिया। वो खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। फौजिया बेगम काशिफ के साथ खुसर फुसर करके कोई बात कर रही थी। जैनब फौजिया बेगम को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। जब काशिफ बाजार से लदा हुआ वापस आया, उसके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। बकरे का गोश्त, दूध, दही और मीठे का सामान, ना जाने क्या कुछ वो उठा लाया था।
जैनब इतना सामान देखकर हैरान रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्तों में भी ना आया करता था। आज फौजिया बेगम ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानगी में वो किचन से बाहर निकल आई। सामने ही फौजिया बेगम टीवी ऑन किए बैठी थी। अम्मी, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगवाया है? बकरे का तकरीबन 4 किलो गोश्त है। जैनब के सवाल पर फौजिया बेगम ने एकदम उसे जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों जाया हो गया? मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो, और ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं। मैं जो मंगवाऊं, जितना मंगवाऊं, वो घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे शोहर की कमाई जाया हो रही है, तो कान खोल कर सुन लो। वो तुम्हारे शोहर की नहीं, बल्कि मेरे बेटे बासित की कमाई है, और उसने वो मेरे लिए भेजी है। तुमने अगर यहाँ रहना है तो खामोशी से रहो, वरना चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर माँ के घर चली जाओ। फौजिया बेगम की इतनी तल्ख बात सुनकर जैनब तो हक्का बक्का रह गई थी। उसने समझ लिया था कि फौजिया बेगम बासित के जाने के बाद मजीद शेर हो गई हैं। वो खामोशी से किचन में वापस आई और खाना पकाने का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद फैसल उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया। काशिफ बाहर बैठकर मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जैनब ने एक उम्मीद भरी नजर उसकी तरफ डाली कि शायद वो भतीजे को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले तो वो सुकून से खाना बना ले, मगर काशिफ अनजान बनकर बैठा रहा था। अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई, जा काशिफ, जल्दी जा, दरवाजा खोल। बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े। फौजिया बेगम ने काशिफ को भगा दिया। वो भी लपक कर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खुला और मेकअप से अटी हुई फरहत अंदर दाखिल हुई। उसने भारी भरकम जोड़ा पहन रखा था। अंदर आते ही वो फौजिया बेगम से मिली थी। फिर फरहत अपने दुखड़े सुनाते हुए बोली, अम्मी, आतिफ की अम्मी को तो सवाल जवाब की इतनी ज्यादा आदत हो गई है, अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ, मुझे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। आप बताइए अम्मी, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़ी होकर उनके लिए खिचड़ी कैसे बनाती? मैं तो चुप करके निकल आई थी। वो टांग पर टांग रखकर बैठ गई। फौजिया बेगम बेटी के वारे सदके जाने लगी। थोड़ी देर के बाद जैनब ने खाना बनाने की इतला दी। फौजिया बेगम भागकर दस्तरखान पर आ बैठी। तभी फैसल और हादी दोनों कमरे से निकल कर आए। जैनब बेटों को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत मजे का खाना बनाया है। आज मैंने गोश्त बनाया है। हादी गोश्त का शौकीन था, मगर चूंकि गोश्त महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने गोश्त पकाया है तो वो शौक के मारे लपक कर आगे आया और दस्तरखान पर बैठने लगा। जैनब ने एक प्लेट उठाई और उसके अंदर सालन डालना चाहा। अभी उसने एक चम्मच सालन ही डाला था कि तभी फौजिया बेगम ने अचानक से हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट गिरा दी। हादी और फैसल सहमकर रोने लग गए और जैनब फटी फटी नजरों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से सालन का डोंगा लेकर दस्तरखान पर वापस रख रही थी। मैंने ये सालन तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बनवाया, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मुशक्कत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को गोश्त खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमा लो। मेरे बच्चे ने पैसे मेरे लिए भेजे हैं, मेरी मर्जी से खाना पकेगा और मैं जिसे चाहूंगी उसे खिलाऊंगी। आज का खाना फरहत के लिए बना है, सिर्फ वो ही खाएगी। हादी अपनी दादी का ये अमल देखकर खामोशी से दस्तरखान से उठकर चला गया था, जबकि फैसल खाना मांगते हुए मुसलसल रो रहा था। फरहत और काशिफ ने कुछ ना कहा। वो दोनों ही अपनी अपनी प्लेट में खाना डाले खा रहे थे। जैनब की आंखों में आंसू भरने लगे। वो खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी फरहत ने अपनी माँ को देखा और बोली, अम्मी छोड़े ना, आप भी किन लोगों के मुंह लगती हैं, खाना खाइए, बहुत भूख लगी है। फौजिया बेगम मुसलसल बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। जैनब नम आंखों से अंदर कमरे में चली गई। उसने रोटी के साथ अंडा बनाया और जाकर बच्चों को खिला दिया। मगर ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, उसके बाद तो गोया मामूल बन गया।
बासित हर माह लाखों रुपए माँ को भेजता, मगर मजाल है कि उस लाखों रुपए में से एक ढेला भी जैनब को नसीब हो जाता। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से कासिर थे और खुद जैनब भी रुपए को तरस रही थी। मगर घर में दूध आता तो फौजिया बेगम अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवाकर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख देती। पकाने के लिए जो कुछ भी मंगवाती सर पर खड़े होकर पकवाती। रोजाना घर में गोश्त पकता, मगर मजाल है कि एक बोटी भी जैनब या उसके बच्चे खा सकते। उनके लिए अलहदा सब्जी मंगवाई जाती। फौजिया बेगम जैनब से न जाने कौन से बदले ले रही थी। जैनब के बच्चों के साथ भी फौजिया का सलूक इंतहाई बुरा था। उस दिन फैसल को इंतहाई तेज बुखार था। जैनब के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे न थे। उसने फौजिया बेगम से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। जैनब को शदीद गुस्सा आया। वो बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवाई तो दी, मगर साथ ये भी कहा कि बच्चे में खून और तवानाई की शदीद कमी है और गले की खराबी की वजह से ठोस ग़िज़ा देने को भी मना किया। डॉक्टर ने ताकीद की कि फैसल को यखनी पिलाई जाए। जैनब जानती थी कि वो बच्चे को यखनी नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी पकता था, इन नेमतों पर उसका और उसके बच्चों का कोई हक न था। घर आते ही उसने बासित को फोन मिलाया। PTCL नंबर था। जैनब के पास तो अपना कोई मोबाइल भी न था। बासित के लंदन जाने के बाद आज पहली दफा था कि जैनब फौजिया बेगम की गैर मौजूदगी में बासित से बात कर रही थी। जैनब ने दबे दबे लफ्जों में बासित को फैसल की बीमारी और फौजिया बेगम के सख्त रवैये के बारे में बताया, मगर बासित उल्टा उसी पर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा, मैं यहाँ से इतने पैसे भेजता हूँ, तुम कहाँ उड़ाती हो? जब भी मैं अम्मी से पूछूं कि कुछ रकम जमा की है तो वो यही कहती हैं कि तुम्हारी बीवी की शॉपिंग की खत्म नहीं होती। बताओ जैनब, मैं क्या सारी उम्र यहाँ लंदन में बैठा पैसा ही कमाता रहूंगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फजूल खर्चियाँ करती रही और रोजाना गोश्त पकाती रही और एक वक्त में किलो किलो दूध बच्चों को पिलाती रही, तो बताओ तुम बचत किस तरह करोगी? वो बोलता ही चला गया। जैनब हक्का बक्का ये सारी बातें सुन रही थी। उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था। आंसू उसके हलक में अटक कर रह गए थे। तंग आकर उसने फोन बंद कर दिया। शोहर को क्या बताती कि किलो दूध की बजाय उसके बच्चे तो एक घूंट दूध को भी तरस गए हैं। फैसल खुद ही ठीक हो गया। उसे यखनी बनाकर देने की फौजिया बेगम ने इजाजत ही ना दी। अगले ही दिन फरहत आ गई। फौजिया बेगम ने लंबा चौड़ा मेन्यू जैनब के हाथ में थमाया और ताकीद की, खाना बेहतरीन बनना चाहिए, और खुद फरहत को लेकर बाजार चली गई। रात तक जैनब थक हार चुकी थी। फरहत के लिए खाना बना बना कर उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग नजर अंदाज हो रहे थे। जिस वक्त फौजिया बेगम वापस आई, उनके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। फौजिया बेगम ने फरहत को और उसके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। जैनब ने बेध्यानी में देखा और फिर नजर हटाना ही भूल गई। बेअख्तियार उसने हाथ से अपनी कमीज का वो हिस्सा छुपाया जहां उसने पेवंद लगा रखा था। बासित के लंदन जाने से पहले तो उनके हालात कभी इतने अच्छे थे ही नहीं कि वो उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वो अभी तक अपने बरी और जहेज के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, मगर अब जब शोहर लाखों कमा रहा था, तब भी वो फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी। और आज उसके सामने उसकी नंद ब्रांड्स लॉन के कपड़े फैला फैला कर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। आज वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। फौजिया बेगम एक एक खिलौना उठाकर फरहत के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वो जब खेलने लगता तो फौजिया बेगम बड़ी खुश होती। तभी अंदर से फैसल निकल कर आ गया। वो मासूम बच्चा था। उसने जब खिलौने देखे तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौना मांगने लगा। जैनब उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी फौजिया बेगम ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नजर मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटों से तो हजम नहीं होता कि कोई और खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बच्ची के कपड़ों को घूरे जा रही हो? आग लगाना चाहती हो क्या? अब अपने सपोले को भी अंदर ले आई हो ताकि मासूम बच्चे से खिलौने छीन ले? अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इनकी शक्लें ही अच्छी नहीं लगती। और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ। जाकर चाय बना कर लाओ और उसके बाद खाने का इंतजाम करो। फौजिया बेगम ने जैनब को बुरी तरह से झड़क दिया। वो अपने आंसू पीते हुए फैसल को उठाकर अंदर ले गई। उसे इतना तो दुख ना था, मगर अपने बच्चे के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे।
उस रात फरहत का मियाँ गैर मामूली तौर पर उसे जरा जल्दी लेने आ गया, वरना आम तौर पर वो देर से आता था। तब तक ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती थी। उस वक्त वो किचन समेटकर अपने कमरे में ही जा रही थी जब उसने वो मंजर देख लिया जिसने उसे हैरत के साथ साथ शदीद दुख में भी मुब्तला कर दिया था। फौजिया बेगम, जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपया लगाने से पहले हजार हजार मर्तबा सोचती थी, वो फ्रिज में से गोश्त और दूध के शॉपर उठाकर फरहत के हवाले कर रही थी। फरहत शोर को दिखाने के लिए मामूली सा इनकार करती तो फौजिया बेगम प्यार से कहने लगती, अरे इनकार क्यों कर रही हो बेटी, भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो हक है। वैसे भी ये चीजें यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ जाती हैं। ज़ैनब और उसके बच्चे तो खा खा कर शेर हो चुके हैं और मैं ठहरी बूढ़ी जान, मुझसे तो इतना गोश्त खाया ही नहीं जाता। तब फरहत मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे शॉपर पकड़ने लगती। ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। उस रोज उसका जी चाहा कि वो अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। फौजिया बेगम पलटी तो उनकी नजर ज़ैनब पर पड़ गई। एक दफा तो वो बुखला गई, मगर अगले ही पल वो ज़ैनब को नजरअंदाज करके अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। तभी एक रोज वो हुआ जिसका फौजिया बेगम को जरा अंदाजा न था। शाम के 4 बजे दरवाजा बजा। फौजिया बेगम लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेख्याली में आवाज लगा दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि बासित था। कंधे पर बैग डाले वो इस कदर सेहतमंद और हशाश बशाश लग रहा था। फौजिया बेगम उसे देखकर पहले तो सठिया गईं और फिर खुशी के मारे उठकर उसे लिपट गईं। बासित भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। बासित ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। वो ज़ैनब और अपने बच्चों को तलाश कर रहा था। तभी अंदर कमरे से फैसल और हादी खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में एक बेहद पुराना सा टूटा हुआ खिलौना था जिस पर वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। बासित ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। शदीद सर्दी के मौसम में भी उन दोनों ने छोटे छोटे निकर और शर्टें पहन रखी थीं, जिनके बाजू आधे थे, उनके पांव भी नंगे थे। दोनों हद से ज्यादा कमजोर हो चुके थे। बासित ने उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाया था। फौजिया बेगम ने उसकी नजरों के ताक़ुब में बच्चों की जानिब देखा तो सठिया गई। वो क्या बताती कि उन्होंने बहू को कभी बच्चों के कपड़े बनाने के पैसे दिए ही नहीं थे। इससे पहले कि फौजिया बेगम कुछ कहती, ज़ैनब किचन से निकल आई। वो बासित को देखकर बेहद हैरान हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। तभी बासित की नजर ज़ैनब की कमीज पर पड़ी। वो जा बजा फटी हुई थी और उसमें पेवंद लगे हुए थे। बासित के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या हुलिया बना रखा है तुमने, और बच्चों को देखकर लग रहा है जैसे ये किसी फकीर के बच्चे हों। मैं लंदन से लाखों रुपए घर भेजता रहा हूँ, कम से कम इनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। बासित से बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोलता चला गया। ज़ैनब ने खामोशी से एक नज़र फौजिया बेगम को देखा, जो घबराई हुई नजरों से इधर उधर देख रही थीं। तभी उन्होंने बात बदलने की खातिर बासित से पूछा कि वो आज रात क्या खाएगा। बासित ने बकरे का गोश्त खाने की फरमाइश कर दी क्योंकि उसके बड़े बेटे को बकरे का गोश्त बहुत पसंद था। फौजिया बेगम ने फौरन काशिफ को बाजार भेजा ताकि वो खाना पकाने का सामान ले आए। बासित ताज़ा दम होने चला गया। वहां से आया तो माँ के साथ बैठकर लंदन की बातें करने लगा। फौजिया बेगम उसे देखकर खुश तो थी मगर घबराई हुई थी। ज़ैनब खाना तैयार करने लगी। असल तमाशा तो तब हुआ जब ज़ैनब ने रात का खाना लगाया। फौजिया बेगम ने डोंगे में से गोश्त का बेहतरीन बना हुआ सालन बासित के लिए प्लेट में निकाला। तभी किचन में से हादी और फैसल निकले। बासित ने आवाज देकर दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। वो दोनों बाप के पास चले आए। बासित ने प्यार से दोनों को अपने पास बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए गोश्त का सालन निकाला। प्लेट उसने जैसे ही बेटे के आगे रखी, वो एकदम उछलकर पीछे जा गिरा। फैसल भी रोने लगा। बासित हक्का बक्का सारा मंजर देख रहा था। हाथी खौफजदा नजरों से दादी अम्मा की जानिब देख रहा था। बासित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। उसने पूछा कि क्या बात है हादी, फैसल, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें गोश्त खाना पसंद नहीं है? हादी सहमी हुई नजरों से फौजिया बेगम को देख रहा था। तभी हादी जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं बाबा, हमने गोश्त नहीं खाना। दादी हमें गोश्त नहीं खाने देती। अगर हमने यहाँ से गोश्त की एक बोटी भी खाई तो दादी हमें और मम्मा को बहुत मारेंगी और दाल भी नहीं खाने देंगी। दादी ने हमें बोला है कि हमने सिर्फ सब्जी और दाल खानी है।
खौफ ज़दा अंदाज में वो मासूमियत से बोलता चला गया था। फौजिया बेगम के चेहरे पर पसीना आ रहा था। बासित एक नज़र बच्चों को देखता और कभी माँ को। जैनब भी किचन से बाहर निकल आई थी। तभी बौखलाकर फौजिया बेगम बोली, बासित, ये दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये देखो, तुम्हारी बीवी ने पीठ पीछे इनको क्या गलत सबक सिखाया है। क्या मैं तुम्हें इनकी दुश्मन लगती हूँ? फौजिया बेगम ने चादर का पल्लू मुंह पर डाला और रोने लग गई। जैनब खामोश खड़ी थी। फैसल अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल रहा था। जैनब ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बासित कभी बच्चों को तो कभी बीवी की हालत देखता और कभी माँ को देखता। उसकी माँ महंगे सूट में मलबूस थी और उनकी सेहत भी बेहतरीन हो चुकी थी, मगर उसकी बीवी और बच्चे दोनों बेहद कमजोर लग रहे थे। बासित ने पहचान लिया कि बात वो नहीं जो उसकी माँ हर दफा फोन पर उसे बताया करती थी। वो खामोशी से उठा और जैनब के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारी की तलाशी ले ली। उसे कहीं 1 रुपया रखा हुआ ना मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे जो 2 साल पहले जैनब और बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलटकर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो शर्टें पहन रखी थी वो उनके पेट से ऊपर जा रही थी। बासित का दिल कट कर रह गया था। शदीद सर्दी में भी उसके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं थी। वो बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, अम्मी, वो सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल में दिखाती थी कि ये तो तुम्हारी बदतमीज और बेहया बीवी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खरीद कर लाई है। अंदर अलमारी में बच्चों का और जैनब का एक भी नया जोड़ा नहीं है। इन सब ने पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी फटे हुए। फौजिया बेगम आएं बाएं शाएं करने लगी, मगर बासित सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया कि जहरम ने 1-2 मरतबा दबे लफ्जों में उसे बताने की कोशिश की थी, मगर वो खुद ही बहरा बन गया था। शदीद शर्मिंदगी से वो सर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। वो अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब लंदन वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ कमाया है उसी से यहाँ कारोबार करूंगा, और अगर आइंदा आपने मेरी बीवी और बच्चों के साथ गलत सलूक किया और उनका हक किसी और को दिया तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। आप कैसी माँ हैं? बासित के लहजे में मौत किसी सख्ती थी। फौजिया बेगम खामोश बैठी रह गई। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा हकीकत जान चुका है। बासित एक झटके से उठा और जैनब से कहने लगा, जैनब, मुझे माफ कर दो। शायद मैं माँ की मोहब्बत में अंधा हो गया था, मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दूंगा। तुम बच्चों को तैयार करो और खुद भी कोई चादर ले लो। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का हक है।